आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिनमें उसकी आर्थिक लाभ तथा हानि शामिल रहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है तथा उसे किस कीमत पर बेचना, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। फिर इसमें आएगा राज्य अर्थव्यवस्था में आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतों का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नोट: पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयुक्त रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण मलेशिया तथा इंडोनेशिया की भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि आते हैं। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। फिर इसमें उपयोग करता है जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। तृतीय क्षेत्र में आएगा। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमारी, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि है। कृषि में लगे हुए लोगों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में लगे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए यह अल्प विकसित व विकासशील है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में कुल रोजगार का लगभग 55% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक गाँवों में निवास करती है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत के आयोजन में आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, किंतु 1991 से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्नलिखित है। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर, बेरोजगारी, श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। मानव विकास सूचकांक HDI विकास के अन्य पहलुओं पर 20
के राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रत यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से लगातार वार्षिक आधार पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष किए गए प्रयासों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के आधारभूत पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आदि के सूचकांकों के औसत के द्वारा विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था। मानव विकास सूचकांक पैमाने का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। भारत मानव विकास पैमाने पर मध्यम श्रेणी में आता है। नोट: राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। खुशहाली: यह मानव मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की थी। राष्ट्रीय आय में आएगा भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 के लिए लगाया गया, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया था। फिर इसमें आएगा नियुक्त किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO लगाता है। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा वर्ष 1996-97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना डॉक्टर VKR राव ने 1951 में की थी। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि हैं: उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि। फिर इसमें आएगा थर्ड में उपभोग बचत विधि। यह है उत्पादन गणना विधि। इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं तथा वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में GDP को दर्शाता है। आय गणना विधि: इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। उपभोग बचत विधि इसके अनुसार कुल आय तो उपभोग पर व्यय की जाती है या बचत पर, अतः राष्ट्रीय आय कुल बचतों का योग होती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP किसी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त होता है। NDP बराबर GDP माइनस मूल्य ह्रास। फिर आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से प्राप्त आय को उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात यह GDP में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को GDP में से घटा दिया जाना चाहिए। फिर इसमें आएगा GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M।
ब्रैकेट में x बराबर देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय तथा m द्वारा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद NNP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्य ह्रास बराबर है GNP माइनस मूल्य ह्रास। NNP देश की जनसंख्या से भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। NNP किसी अर्थव्यवस्था को दर्शाने की सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्यह्रास और वह शक्ति को स्पष्ट करता है। NNP को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय भारत में साधन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य के आधार पर तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। किसी देश का आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का तथा सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है। भारत में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक लगाता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाए जाते हैं। व्यक्तिगत आय किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा में तथा सबसे कम बिहार में है। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक लगाता है, न कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों की वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। भारत में आर्थिक सुधारों में दो प्रकार की युक्तियां शामिल हैं। समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरीकरण युक्तियां हैं। इनके द्वारा लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाना था। संरचनात्मक सुधार इनमें उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त करके अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाना था। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का अर्थ व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों एवं पाबंदियों से मुक्त करना है। इस नीति की 2 प्रमुख बातें हैं: सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र को चलाने की अनुमति, निजी क्षेत्र के लिए बनाए गए नियमों में ढील। उदारीकरण के लिए किए गए उपाय: फर्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, सेकंड है वित्तीय क्षेत्र में सुधार, थर्ड है कर सुधार, फोर्थ विदेशी व्यापार में सुधार। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। निजीकरण के लिए किए गए उपाय: निजी विदेशी विनियोग, विनिवेश, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। वैश्वीकरण में आएगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वैश्वीकरण के लिए किए गए उपाय: रुपये का अवमूल्यन, रुपये की परिवर्तनशीलता, तट एवं शुल्क में कमी, विदेशी विनियोग। भारत में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य के अभिकरणों द्वारा
पेश की गई आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। भारत में आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसमें आएगा निम्नलिखित उद्देश्य में गरीबी निवारण फर्स्ट। फिर सेकंड में आएगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, आर्थिक समृद्धि। पांचवा है क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना। फिर भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला प्रस्ताव 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। और 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, व्यास नदी परियोजना आदि है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-51। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य पब्लिक सेक्टर व औद्योगिक क्षेत्र का विकास था। भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की। फिर इसमें आएगा यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म पोषित विकास था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना हुई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी। योजना अवकाश 1966 से 69। इस दौरान 3 वर्षीय योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इस पंचवर्षीय योजना को गाड़गिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। फिर यह योजना भी असफल रही थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण में नाभिक परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया था। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 तथा खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-1978 की शुरुआत हुई। फिर है
इसमें अनवरत योजना, यह 1978-1980 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना शुरू हुई। छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978-1983, जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980-85 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85। इस योजना को प्रारंभ डी.टी. लकड़वाला ने किया। रोलिंग प्लान 1978-1980 ईस्वी, जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त करके किया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 यह आएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम हैं: स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना 1986, सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, वार्षिक योजनाएं 1990-92। फिर इसमें आएगा केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इसकी शुरुआत नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। भारत में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना तथा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने तरीकों से किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, क्योंकि वह हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए: प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगुना करना, साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, वानिकीकरण को 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना यह 2007 से 2012। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह 2012 से 2017। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का केंद्र बिंदु है तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। केंद्र सरकार की नवीन योजनाएं शुरुआत नामी गंगे अभियान में आएगा। 10 जुलाई 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 दिसंबर 2014। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 24 अगस्त 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 22 जनवरी 2015। फिर इसमें आएगा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना आएगी 22 जनवरी 2015। आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष यह 25 दिसंबर 2014। क्लीन माई कोच यह 11 मार्च 2016। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आएगी 9 मई 2015।
फिर इसमें आएगा योजनाएं शुरुआत इसमें आएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016, स्टार्ट इंडिया स्टैंड अप इंडिया 16 जनवरी 2016, सागरमाला प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015, वन रैंक वन पेंशन स्कीम 5 सितंबर 2015, उड़ान यह 21 अक्टूबर 2016, स्मार्ट गंगा सिटी 13 अगस्त 2016। फिर इसमें आएगा सोलर चरखा योजना 27 जून 2018, सन पांडा योजना है 3 मई 2017, आयुष्मान भारत योजना 1 फरवरी 2018, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, सौर सुजाला योजना है 1 नवंबर 2016। भारतीय कृषि में आएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान रहता है। प्रधानमंत्री के बाद भारत में कृषि एवं भूमि सुधार पर विशेष बल दिया गया। हरित क्रांति ने भारत की कृषि को अलग मुकाम पर पहुंचाया। क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण कुल क्षेत्रफल का 51% कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसमें कुल भूमि का 46.6% शुद्ध बुआई क्षेत्र में आता है। वानाच्छेदित भूमि का कुल भाग 23.8% है। बंजर भूमि का कुल भाग 5% है। प्रति भूमि का कुल भाग 7.5% है। 4% भाग पर बाग व चारागाह है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। कृषि पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान है। संपूर्ण जनसंख्या के 65 से 70% भाग को आजीविका प्रदान करती है। में कृषि द्वारा कुल निर्यात आय का 14% भाग प्रदान किया जाता है। फिर इसमें आएगा प्रदान किया जाता है। देश के कुल निर्यात का 38% हिस्सा कृषि एवं उससे संबंधित है। प्रमुख फसलें हैं खरीफ की फसलें, ये जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती है। रबी की फसलें ये अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसलें कुछ स्थान पर मार्च से जून के बीच जायद की फसल की खेती की जाती है। हरित क्रांति लाने का श्रेय मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलोंग को है। इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। हरित क्रांति का नामकरण विलियम गॉड द्वारा किया गया। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को है। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में प्रथम हरित क्रांति 1966-67 से प्रारंभ हुई और दूसरी हरित क्रांति 1983-84 ईस्वी से प्रारंभ मानी जाती है। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति भी कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य 2015 तक कृषि उत्पादों को दोगुना करने का था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके प्रमुख सूत्रधार हैं, जिन्होंने विश्व के इस सबसे बड़े समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति प्रारंभ की। आरंभ में ऑपरेशन फ्लड 10 राज्यों से शुरू किया गया। अभी तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा 1955 में स्थापित किया गया था। फिर इसमें आएगा फर्टिगेशन। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसान से फसलों को खरीदती है, चाहे बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। यह 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए लागू हुआ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार खरीफ रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है।
सरकार 24 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में भारत सरकार ने कृषि आयोग की स्थापना की। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनकी बुआई के समय न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत और जारी कीमतों की घोषणा करती थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समयानुसार ऋण उपलब्ध कराना है। नोट किसान कॉल सेंटर KCC की स्थापना 21 जनवरी 2004 को की गई। कृषि विपणन ट्राइफेड भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना है तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करना है। नेफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। सहकारी बैंक नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर की गई। यह कृषि एवं ग्रामीण समिति की अनुशंसा पर की गई। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1975 में M नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि आयोग, इस आयोग का गठन 2014 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसका प्रमुख कार्य था कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि क्षेत्र की समस्याओं आदि के उपायों का पता लगाना। फिर इसमें आएगा कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियाँ। इसमें आएगा हरित क्रांति में आएगा खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति में आएगा दूध उत्पादन, पीली क्रांति में तिलहन, फिर नीली क्रांति में मछली उत्पादन, लाल क्रांति में मांस एवं टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति में फलों के उत्पादन, गुलाबी क्रांति में आएगा झींगा मछली उत्पादन, भूरी क्रांति में आएगा उर्वरक उत्पादन, फिर ब्राउन क्रांति में है गैर परंपरागत ऊर्जा विकास, अंडा व मुर्गी पालन, खाद्यान्न श्रृंखला, खाद्यान्न सब्जी फल। फिर ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मुद्रा स्फीति, अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तथा कीमतें बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में यह वह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव उत्पादक वर्ग, कृषक, व्यापारी, उद्योगपति को लाभ होता है, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और ज़्यादा धनी हो जाते हैं तथा निर्धन वर्ग और ज़्यादा निर्धन हो जाते हैं। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय: संतुलित बजट बनाना, उत्पादन में वृद्धि करना, फिर है सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण रखना, फिर इसमें प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचत को प्रोत्साहित करना। नोट में आएगा भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, यह मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है। मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय में आएगा सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना, करारोपण में कमी, फिर ऋणों का भुगतान, निर्यात में वृद्धि
तथा आयात में कमी, पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा संस्फीति, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्राय मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति, इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। नोट: मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है। मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। अवमूल्यन, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जब तक भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में हुआ था और दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में हुआ था। तीसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में हुआ था। 1991 भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 चरणों में था। स्टैगफ्लेशन, इसमें जब कभी मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी आ जाती है उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें आ जाएगा, इसमें है मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हवाला, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। काली मुद्रा वह मुद्रा है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, वह काली मुद्रा कहलाती है। सस्ती मुद्रा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी से उपलब्ध होना। कठोर मुद्रा, हार्ड करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम, यह मुद्रा प्राय विकसित देशों के पास पाई जाती है। सॉफ्ट करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। गर्म मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। विधिग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। फिर इसमें आएगा विमुद्रीकरण में आएगा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। यह प्राय काले धन की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में हुआ था। मुद्रा के प्रचलन का नियम गेरसियम ने दिया था। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह कोरमर ने कहा था। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जे बी से थे। मांग में आएगा, मांग किसी वस्तु के लिए मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता है। मूल्य का मांग के साथ संबंध अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है। यह नियम बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। इस नियम का प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है। फिर इसमें आएगा, कम हो जाती है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में आएगा, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। इन वस्तुओं की मांग अधिक होती है क्योंकि इनकी कीमतें बेहद अधिक होती हैं। यदि इनकी कीमत कम हो जाती तो इन्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाता है। यह मांग के नियम की अवहेलना करती है। मूल्यवान हीरे, पुरानी कारें आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। गिफिन वस्तु में आएगा, कुछ ऐसी निम्न वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। ऐसी वस्तु की कीमत कम होने पर इनकी मांग भी कम हो जाती है। इन वस्तुओं पर मांग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी से मांग में भी कमी हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफेन वस्तु कहते हैं। इसका प्रतिपादन रॉबर्ट गिफेन ने किया था। मांग की लोच में आएगा,
मांग की लोच में इसमें है मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को, जैसे मूल्य में 5% की कमी के कारण मांग में 15% की वृद्धि, हम मांग की लोच कहते हैं। मार्शल जॉन रॉबिन्सन आदि विद्वान इससे संबंधित है। जब मूल्य में कमी मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोचदार वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं सामान्यतः विलासिता की वस्तुएं होती हैं। उपयोगिता इसमें आएगा। उपयोगिता में प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। फिर इसमें आएगा जाती है। इसमें है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में आएगा। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी कीमत आय को विभिन्न वस्तु पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उत्पादन में आएगा। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सर्जन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। यह रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या समय परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। धान चावल खेत में पैदा करना, चावल को गांव के किसान से क्रय करके शहर की मंडी में ले जाना, अथवा चावल को 2 वर्ष तक रखकर उसे पुराने चावल जो अच्छा माना जाता है के रूप में बेचना, सभी क्रियाएं अलग अलग ढंग से उपयोगिता का सर्जन करती है, इसलिए यह उत्पादन कहलाता है। उपभोग में आएगा। किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को समाप्त करना या उसमें कमी लाना उपभोग कहलाता है। उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। फिर इसमें आएगा उत्पादन फलन में आएगा। किसी उत्पादन क्रिया में जो उत्पादन प्राप्त होता है वह उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त लागतों या साधनों के प्रयोग का परिणाम होता है। उत्पादन और साधनों की मात्रा के बीच जो तकनीकी फलनात्मक आश्रितता संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। ब्याज वह मौद्रिक भुगतान है जो पूंजीपति को पूंजी के उपभोग के बदले में प्राप्त होता है। मजदूरी में आएगा। मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है, चाहे वह प्रति घंटा, प्रतिदिन या समय अनुसार दिया जाए और चाहे उसका भुगतान मुद्रा या वस्तु या दोनों के रूप में हो। मजदूरी 2 प्रकार की होती है, नगद मजदूरी, वास्तविक मजदूरी। लाभ में आएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए उसकी व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ का उपार्जन होना अति आवश्यक है। बाजार में आएगा। बाजार का आशय किसी उद्योग विशेष में व्याप्त प्रतियोगिता की प्रकृति, स्थिति अथवा रूप से होता है। इसके अंतर्गत न केवल वर्तमान में किसी वस्तु के क्रय विक्रय में लगे फर्मों और व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। फिर इसमें किया जाता है बाजारों को वर्गीकरण में आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। एक अधिकार बाजार ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है। इसमें आएगा अल्पाधिकार। यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा बाजार में वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। लोकवित्त में आएगा। लोकवित्त में वे सभी मामले आते हैं जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं, जैसे सरकार का आय और व्यय, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया खर्च, उधार दिया गया या छापी गई मुद्रा। फिर इसमें आएगा लोक वित्त में सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति को भी सम्मिलित किया जाता है।